हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं। आज एक जो टॉपिक अपना चल रहा था वो फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ये टॉपिक अपना चल रहा था। इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं और उसका एक सब टॉपिक है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ जो पिछले क्लास में मैंने बताया था, और पिछले क्लास में कृषि पद्धतियों, विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों के बारे में बात की थी। तो सबसे पहला जो कृषि पद्धति है, मिट्टी तैयार करना। आपको पता है मिट्टी तैयार करना यानी खेत के मिट्टी को उलट पुलट करके भुरभुरा बनाना, यानी इतना भुरभुरा बना देना कि अगर उसमें पैर डालें तो पैर आपका धंस जाए। इससे मिट्टी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, जिससे उसमें हवा आसानी से भर सकती है। तो इस टॉपिक को मैंने बता दिया था। मिट्टी तैयार करने के लिए आपको बताया था कि खेत को जोतना पड़ता है, जुताई करनी पड़ती है। और जुताई पहला जो कृषि पद्धति था उसमें लोग हल से जुताई करते थे। जहाँ हल नहीं जा सकता था वहाँ पर कुदाल की सहायता से हम लोग जुताई करते थे। अब उसमें एक नया जो परिवर्तन हुआ है वो ट्रैक्टर के माध्यम से हुआ है। तो आधुनिक जो जुताई पद्धति है उसमें ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। ट्रैक्टर में कल्टीवेटर होता है, कल्टीवेटर का यूज करके हम लोग जुताई करते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो इससे आगे है अपना टॉपिक बुआई। तो सबसे पहले अपना टॉपिक लिख लेते हैं, मिट्टी तैयार करना। टॉपिक लिखते चलेंगे और उस पर बात करते चलेंगे। तो सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब देखिए, मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको जुताई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जुताई करना पड़ेगा। और जुताई आप या तो हल से कीजिए या फिर कल्टीवेटर से कीजिए। कल्टीवेटर यानी ट्रैक्टर के माध्यम से। तो जुताई इसके द्वारा करते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं? भुरभुरा बना देते हैं। जुताई के बाद मिट्टी क्या हो जाता है? मिट्टी भुरभुरा हो जाता है। भुरभुरा हो जाता है यानी मिट्टी को इस तरह से हल्का कर देते हैं। हल्का कर देते हैं मिट्टी को। क्या करते हैं? मिट्टी को हल्का कर देते हैं। अब यहाँ से एक बात आती है, मिट्टी हल्का क्यों करते हैं? तो मिट्टी को हल्का करने के लिए आप जुताई करते हैं। और हल्का करने का जो मेन कारण है कि मिट्टी के अंदर हल्का करने का मेन कारण है कि मिट्टी के अंदर वायु का प्रवेश। मिट्टी के अंदर वायु का क्या होगा? प्रवेश होगा। मिट्टी के अंदर वायु का प्रवेश। वायु के प्रवेश से क्या होगा? जो भी खरपतवार मिट्टी के नीचे दबे होंगे या मरे हुए जीव जंतु दबे होंगे, वो वायु के प्रवेश से अपघटित हो जाएंगे और वो प्राकृतिक खाद बन जाएगा। तो इसलिए भी ज़रूरी है। और दूसरा कि मिट्टी के अंदर जब तक हवा पूरी तरह से प्रवेश नहीं करेगा तो पौधे का विकास संभव नहीं है। तो चलिए, इस चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा कि मिट्टी को तैयार करने का मतलब है कि एकदम मिट्टी को हल्का कर देना। जैसे ही खेत में पैर रखें, पैर धंस ना जाए, इस तरह से उसको तैयार करेंगे। और अब अगर इस तरह से तैयार नहीं हो पाता है तो समझ जाइए कि आपका मिट्टी पूरी तरह से तैयार नहीं है और इसमें जो हम फसल लगाएंगे उसकी पैदावार अच्छी नहीं होगी। तो जो हम काम कर रहे हैं वो फसल की पैदावार के लिए कर रहे हैं, और फसल का पैदावार अगर नहीं होता है तो फिर हमारा ये काम जो है कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है मिट्टी तैयार करना। हम लोगों ने मिट्टी तैयार किया, हल से जुताई की या कल्टीवेटर से जुताई किया और मिट्टी को क्या बनाया? भुरभुरा और हल्का। और हल्का बनाने का मेन रीज़न क्या है कि मिट्टी के अंदर वायु प्रवेश होगा। वायु प्रवेश होगा तो मिट्टी के अंदर ह्यूमस बनेगा।
या प्राकृतिक खाद बनेगा। ह्यूमस नहीं लिखिए, प्राकृतिक खाद बनेगा, प्राकृतिक खाद बनेगा। यानी जो खरपतवार हैं वो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। यानी खरपतवार अपघटित होंगे। क्या होंगे? अपघटित हो जाएंगे और आपको मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देंगे। अपघटित होंगे, उससे क्या होगा? मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। समझ में आया? तो इस तरह से मिट्टी को हमको तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे। दूसरा जो अपना पॉइंट है बुआई। इसी में कृषि पद्धतियां में पहला था मिट्टी तैयार करना, तो मिट्टी हमने तैयार कर लिया। अब है बुआई। तो चलिए चलते हैं इसके अगले टॉपिक पर। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, बुआई। दूसरा है बुआई। इसको अंग्रेजी में सोइंग कहते हैं, सोइंग। बुआई, बुआई का मतलब क्या है? बीज को बोना है, बीज की बुआई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को बीज जांचना होगा कि हमने जो बीज लिया है क्या वो सही है। तो हमको सबसे पहले बीज को चेक करने के लिए, कई बार हम बीज लाते हैं दुकान से खरीद के और देखते हैं कि उसमें कुछ बीज जो ऐसा है वो खेत में जाकर के फसल यानी पौधे नहीं उगा सकते हैं, यानी वो बीज खोखला होता है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम बीज को पानी में डाल करके चेक कर लेंगे कि बीज सब सही है या नहीं है। पानी में डालने से क्या होगा? जो खोखला बीज होगा वो ऊपर में तैरने लगेगा पानी के सतह पे, और जो अच्छा बीज होगा वो नीचे में बैठ जाएगा। यानी पानी की सतह पर, सतह से नीचे, यानी जिस बर्तन में रखेंगे उसके पेंदी में क्या होगा? बैठ जाएगा। तो इस तरह से हम बीज का चेकिंग कर सकते हैं कि बीज सही है या नहीं है। अब इससे ये चेक नहीं होगा कि बीज हमारा किस किस्म का है, यानी उन्नत किस्म का है या फिर जनरल दुकान से आप अगर ले लिए हैं, अच्छा नहीं लिए हैं, तो हो सकता है कि वो पैदावार अच्छी नहीं दे। लेकिन जो बीज उग जाए या फिर धरती में देने के बाद उग जाए, इस तरह का बीज चेकिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको पानी में डाल करके चेक कर लेंगे। क्या जी? ग्रामीण परिवेश के बच्चों को तो ये आसानी से समझ में आ जाता है क्योंकि वो देखते रहते हैं। लेकिन जो बच्चे ग्रामीण परिवेश में नहीं हैं तो उनको ये भी जानना होगा कि खेत में डालने से पहले बीज का चुनाव सुनिश्चित कर लें, चेकिंग सुनिश्चित कर लें, जांच लें कि ये बीज खेत में जाने के बाद पौधा बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो अपना है बुआई, बुआई किसका करेंगे? तो बीज का करेंगे। बीज ही बोते हैं, बुआई किसका करेंगे? बीज का करेंगे। तो बीज का सबसे पहले क्या कर लेंगे? परीक्षण कर लेंगे, बीज सही है या नहीं है, ठीक है। तो इससे परीक्षण हो जाएगा बीज का। खोखला तो नहीं है, खोखला किसका करेंगे? मतलब परीक्षण किसका करेंगे? खोखला बीज का। खोखला बीज का हम क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। तो ये हमारा जरूरी काम है, ठीक है। चलिए, इसमें हमको देखना है कि बीज की बुआई यानी कैसे करते हैं। तो बीज की बुआई के लिए दो तरीका है। बीज बुआई के दो मेथड हैं। बीज बुआई के दो तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है, अभी जो हम लोग परंपरागत तरीका यानी कीप के माध्यम से, पहला तरीका है परंपरागत तरीका। ये परंपरागत तरीका क्या कहता है? कीप के माध्यम से।
ये कीप के माध्यम से क्या कहता है? कीप के माध्यम से कहना ये चाहता है कि जैसे हल के साथ, पहले हल से जुताई होती थी, तो हल के साथ जो है ऊपर में जहाँ पर पकड़ते हैं और जहाँ पे फाड़ उसका लगा रहता है, नुकीला 3 कोण आकार का नुकीला रहता है, तो उसमें ऊपर में कीप लगा रहता है और उस कीप के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बीज को नीचे गिराते हैं। एक पाइप के द्वारा कीप नीचे तक आता है और बीज उसमें कीप में देते हैं और नीचे वो धरती में चला जाता है। तो ये परंपरागत तरीका है कि कीप के माध्यम से, ठीक है, हल के साथ लगा रहता है ऊपर में बीज डाले और नीचे जो है वो धरती में चला जाता है। तो ये परंपरागत तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका भी है आजकल जो ट्रैक्टर के माध्यम से है, वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल यानी ये ट्रैक्टर के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से भी हम लोग बीज बोते हैं। उसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर का जहाँ पे फाड़ लगा होता है, जो मिट्टी की खुदाई या जुताई करता है, वहाँ पर वो छोटा छोटा उपकरण लगा रहता है और बराबर दूरी पर, यह है बराबर दूरी पर, वो हर एक जो जुताई करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, नीचे फाड़ जिसको हम लोग कहते हैं, वो लगा रहता है। उसी में बीज को डाला जाता है और वो मिट्टी के नीचे ड्रिल के माध्यम से मिट्टी के नीचे डालता चला जाता है। और इससे एक सुविधा होती है कि बीज जो है बराबर डिस्टेंस पे गिरता जाता है मिट्टी में और पौधा एक सही कतार पे यानी बराबर निश्चित अंतराल पे अपना उगता है। यानी बीज को बोया जाता है एक निश्चित अंतराल पे और पौधा भी एक निश्चित अंतराल पे उगता है। इसमें ना कोई ज़्यादा डिस्टेंस में होता है ना कोई कम डिस्टेंस में होता है। एक निश्चित उसका एक क्या कहते हैं लेंथ होता है पंक्ति से पंक्ति के बीच में, जिसमें बीज बोया जाता है। तो आपने बुआई के 2 मेथड देखे। पहला परंपरागत तरीका जो कीप के माध्यम से होता है और सीड ड्रिल जो ट्रैक्टर करता है, ट्रैक्टर के द्वारा होता है। सीड ड्रिल किसके द्वारा होता है? ट्रैक्टर के द्वारा। तो ये भी हमने देखा कि बुआई के 2 तरीके हैं, परंपरागत तरीका और सीड ड्रिल मेथड। अब देखिए, बुआई करने से पहले मिट्टी तैयार करना ज़रूरी है। मिट्टी को हल्का बनाएंगे और उसमें वायु प्रवेश करेगा, सनलाइट आएगा और सनलाइट से जो गर्मी मिलेगी तो उसको वो एब्जॉर्ब करेगा और सीड धीरे धीरे अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। तो पहले मिट्टी तैयार करना या फिर खेतों की जुताई करना है, फिर बीज की बुआई करना है। अब जो है बुआई करने से पहले खाद दिया जाता है या उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा हम लोग चलते हैं, जो तीसरा मेथड है, तीसरा जो कृषि पद्धति है, चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। तीसरा जो मेथड है जो हम लोग देखते हैं वो है खाद एवं उर्वरक का प्रयोग। खाद एवं उर्वरक का प्रयोग, इसको अंग्रेजी में कह देंगे एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी खाद एवं उर्वरक का प्रयोग। अब देखिए, खाद और उर्वरक देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम लोग को मिट्टी को चेक करना, सॉइल टेस्ट करना होगा, मिट्टी को टेस्ट करना होगा कि मिट्टी किस तरह का है। इसके बाद ही हमको खाद डालना चाहिए। तो समय समय पर सबसे पहले मिट्टी का पीएच मान चेक करना चाहिए कि बहुत सारे खाद का प्रयोग से, उर्वरक का प्रयोग से कहीं मिट्टी एसिडिक तो नहीं हो गई है, अम्लीय तो नहीं हो गई है, या मिट्टी बेसिक यानी क्षारीय तो नहीं हो गई है। तो इसका जो परीक्षण है वो नज़दीक के ज़िला में एक काउंटर बना होता है ज़िला में, जहाँ पर आप मिट्टी को ले जाकर के चेक करा लेंगे। फिर उसके बाद किस तरह का उसमें पोषक तत्व की कमी है यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसको देना होता है। तो उसके लिए हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं और मेनली जो हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं NPK, मेनली जो उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उर्वरक
का कौन सा उर्वरक देते हैं? तो NPK यानी नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये उर्वरक का हम लोग प्रयोग मैक्सिमम करते हैं। और इस उर्वरक के प्रयोग से पैदावार तो अच्छी होती है, लेकिन यह तब होता है जब हम मिट्टी का परीक्षण करा लेते हैं, या नहीं किसी और पोषक तत्व की कमी होती है तो हम उसकी भी पूर्ति करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मिट्टी का टेस्ट हो जाना चाहिए और किस तरह का उर्वरक का प्रयोग होगा, तो ये मिट्टी में मिलाना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब दूसरा है खाद। देखिए, ये मिट्टी को धीरे धीरे अगर ये इसका प्रयोग बराबर किया जाए तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो घट जाती है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हम लोग को खाद का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। खाद का मतलब प्राकृतिक खाद, कार्बनिक खाद, जो पेड़ पौधे के सड़े गले पत्तियों या मवेशियों के गोबर या इत्यादि से बना हुआ, यानी जो भी पदार्थ हम लोग कृषि में लगाते हैं, मवेशियों का जो अपशिष्ट पदार्थ है गोबर, उसमें हम लोग केचुआ डाल करके कार्बनिक खाद जैविक खाद बनाते हैं। जैविक खाद का प्रयोग हमको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। वह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बना के रखता है। हालांकि इसमें पैदावार उतनी नहीं होती है, लेकिन हम उसके साथ साथ अब तो ऐसा भी आ गया है कि जैविक खाद का प्रयोग करके हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं। यानी इस तरह का अब तरीका आ गया है कि जैविक खाद का प्रयोग से हम लोग उत्पादन अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और लॉन्ग टर्म तक यानी लंबे अवधि तक बनी रहे। इसमें क्या होता है NPK में कि अगर एक बार आपने ज़्यादा दे दिया खाद, उर्वरक दे दिया, तो आपको हमेशा ज़्यादा देने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी उससे आप कम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल यानी मिट्टी को पता चल गया कि अब इतना मिलेगा, इतना पैदावार होगा, एक आदत सी बन जाती है। तो आप इसका प्रयोग कम करें। अगर आपको पैदावार लेना है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसका प्रयोग खेतों में कम हो और हम लोग जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा करें। जैविक खाद जो कि पेड़ पौधे के सड़े गले पत्तियों तथा गोबर से निर्मित होता है। यानी हमको क्या करना चाहिए कि जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। इसमें क्या होता है? ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। यही ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो इसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इसको बनाने के लिए, इस गोबर से हमको जैविक खाद बनाने के लिए इसमें केचुआ डाला जाता है। तो हम लोग को पहले ही गोबर में केचुआ डाल करके जैविक खाद बना लेना चाहिए और इसी जैविक खाद का प्रयोग हमको क्या करना चाहिए? खेतों में करना चाहिए, तो बहुत अच्छा होता है। हालांकि इस उर्वरक के प्रयोग से आप देखे होंगे कि कई जगह मिट्टी खराब भी हो जा रही है। अब ये देखने में आ रहा है कि मिट्टी खराब हो जा रही है, प्रदूषित हो जा रही है। ये जल प्रदूषण का भी कारण बनता है। क्यों बनता है? तो इसमें क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स धीरे धीरे जब हम खेत में डालते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, तो केमिकल्स क्या होते हैं? नीचे धीरे धीरे जल में मिलते हैं और इससे हमारा जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या चाहिए कि जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और फसल को उपजाना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे
कि खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जाहिर सी बात है, जब खाद और उर्वरक आपके टॉपिक के लिए है तो ये उसमें जो सब टॉपिक बना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो खाद और उर्वरक का इस तरह से लिख लेंगे। और सबसे पहला पॉइंट होगा खाद का कि ये प्राकृतिक रूप से तैयार होता है, यानी ये प्राकृतिक पदार्थ से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। यानी प्राकृतिक पदार्थ से, यानी सड़े गले पत्तियों हो गया, जैसे सड़े गले पत्ती, गोबर, इस सब से चीज़ तैयार किया जाता है। दूसरा है, अब ये जो प्राकृतिक है यानी प्राकृतिक पदार्थ से तैयार किया जाता है और ये मानव निर्मित है, ये मानव निर्मित है, निर्मित है। तो उर्वरक में आप इसको NPK जैसे में आप क्या कर सकते हैं, NPK उर्वरक का भी नाम दे सकते हैं, NPK उर्वरक। तो ये प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है, यानी प्रकृति ही इसको तैयार करती है। प्राकृतिक पदार्थ से प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है, प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। एक पॉइंट हो गया इसमें। और ये मानव निर्मित है, जैसे NPK उर्वरक। अब देखिए दूसरा है, इसको कहाँ तैयार किया जाता है? इसको खेतों में भी तैयार कर सकते हैं। तो ये जो खाद है इसे खेतों में तैयार किया जाता है, किया जाता है। अब खेतों में तैयार किया जाता है, सड़े गले पत्तियां हैं, पदार्थ हैं, गोबर हैं, इसको लेकर के इसमें आप अगर केचुआ डाल देंगे तो क्या होगा, ये अपना तैयार हो जाएगा हमारा। और दूसरा है, नहीं ये पहला पॉइंट हो गया इसका। अब ये दूसरा पॉइंट है कि इसको फैक्ट्री में उर्वरक को फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है इसका, इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। तो खाद में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। खाद में क्या होगा, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होगा और उर्वरक में ह्यूमस नहीं होगा। उर्वरक में ह्यूमस नहीं होता है, नहीं होता है, उर्वरक में ह्यूमस नहीं होता है। तो चलिए देखिए, ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और इसका अगला पॉइंट है चौथा, खाद। चौथा जो पॉइंट है वो है खाद में पादप पोषक कम होते हैं। खाद में पादप पोषक कम होते हैं। पादप पोषक क्या होता है, कम होता है। और इसमें
उर्वरक में पादप पोषक, उर्वरक में पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, तो देखिए ये 4 अंतर आप एग्ज़ाम के लिए याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होगा और इसको आप लिख लीजिए। खाद और उर्वरक में अंतर। पहला क्या है, ये प्राकृतिक पदार्थ से और प्राकृतिक रूप से तैयार होता है, ये मानव निर्मित है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों को मिलाने से बनता है। ये है खेतों में तैयार किया जाता है, ये फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है और इधर ह्यूमस नहीं होता है। इसमें पादप पोषक कम होता है और उर्वरक में पादप पोषक अधिक होता है। ये उर्वरक जिसको हम कहते हैं ना, ये पादप पोषक कुछ नहीं और NPK उर्वरक ही है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए? चलिए मिटाता हूं। चलिए चलते हैं अब इसके आगे कि खाद और उर्वरक में अंतर हो गया। अब जो अपना अगला कृषि पद्धति है वो है सिंचाई। वो क्या है? सिंचाई। तो अगला जो अपना टॉपिक है चौथा, वो है सिंचाई। सिंचाई क्या कहता है? इसको हम इंग्लिश में इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन। सिंचाई क्या है? एक निश्चित समय अंतराल पर खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई क्या है? तो निश्चित समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल पर खेतों में पानी देना, खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। यानी खेतों में, आप लोग को पता होगा कि आप लोग ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो पानी पटाने खेत में जाते हैं। यही जो हम लोग फसल को पानी देते हैं समय समय पर, जब उसको पानी की आवश्यकता होती है, जब मिट्टी सूख जाती है, पौधे का विकास अच्छी तरह से हो, इसके लिए हम लोग खेतों में पानी देते हैं। उसी पानी देना को, इसको हम सिंचाई कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। यानी फसल को या पौधे को पानी की कमी ना हो, इसीलिए सिंचाई ज़रूरी है। तो सिंचाई का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधे हों या फिर फसल हो, सबों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, तो सिंचाई करने के साथ साथ अब हम ये देखेंगे कि सिंचाई कैसे करते हैं, क्या क्या उपकरण है सिंचाई करने का। तो सिंचाई का जो स्रोत है, पहले प्रारंभिक समय में, यानी बहुत पहले जो परंपरागत तरीका था, लोग उससे सिंचाई करते थे। ठीक है, तो परंपरागत तरीका और अभी जो आधुनिक ट्रेंड चल रहा है वो तरीका, दोनों अलग है। यानी दोनों में अंतर है। आजकल जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है कि पौधे के जड़ तक हम लोग क्या करते हैं? पानी पहुंचा देते हैं। और पहले क्या होता था? एक चैनल बना हुआ है, उसी चैनल में क्या करते हैं? नदी नाले से पानी, किसी विधि के द्वारा चैनल में पानी देते थे और पूरा खेत में पानी पड़ता था। आजकल हम लोग पाइप या फीता के द्वारा पंपिंग सेट चला दिए, मोटर चला दिए और फीता के द्वारा क्या करते हैं? पानी जाता रहता है। पहले क्या होता था? बहुत दूर से चैनल में पानी आ रहा है, उसमें पानी बहुत रास्ते में बर्बाद भी होता था। बर्बाद कहने का मतलब कि रास्ते में कहीं चैनल टूट गया तो फिर पानी यत्र तत्र अपना
बिखर जाता था, खेत तक पहुंचते पहुंचते पानी बहुत कम हो जाता था। लेकिन आज का जो सिस्टम है, एक प्लास्टिक का पाइप है, उस पाइप में अपना पानी आ रहा है, जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक पानी पहुँच गया। और चैनल के द्वारा ऐसा नहीं होता था, चैनल मिट्टी का बना होता था। यानी मिट्टी में क्या होता था कि चैनल बना दिए और मिट्टी भी पानी को एब्जॉर्ब करने लगती थी, सोखती थी, तो धीरे धीरे खेत तक पहुँचते पहुँचते पानी बहुत कम हो जाता था। तो जो हम लोग देखे हैं पहले और आज जो नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है, उससे ऐसा लगता है कि अब पानी जो है बर्बाद बहुत कम हो रहा है। खेतों तक जितना पानी निकल रहा है वो पहुंच जाता है, तो इससे सिंचाई आसान हो गई है। पहले सिंचाई थोड़ा सा टफ था, नदी नाले से होता था, कुआं से होता था। तो इस तरह से हम लोग के पास अब नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है, तो उसको हम देखते हैं। तो चलिए, निश्चित समय अंतराल पर खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है, इसको हम लोग देखें। अब चलिए देखते हैं कि सिंचाई के कौन कौन से, पहला सिंचाई का स्रोत, सिंचाई के स्रोत जी कौन कौन हैं, जो ग्रामीण परिवेश से हैं, यानी गांव घर का बच्चा जो है इसको आसानी से समझ लेगा। तो चलिए चलते हैं। तो सिंचाई के परंपरागत स्रोत की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पहला है मोट। देखिए, अब ये मोट क्या होता है, आप लोग को बताया है मैंने कि सबसे पहले शुरुआती समय में कुआं से जो है सिंचाई होता था। तो कुआं से एक बाल्टी टाइप का लगा रहता है, ऊपर गिरने टाइप का ऐसे नाचता है और उससे पानी भर करके आता है। तो ये है आपका मोट, यानी इसमें जो भी आपको दिखेगा ना, सब कुआं से रिलेटेड है। कुआं में आप एक राहट बना करके, रहट वाला जो है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा बाल्टी ऐसे लगा हुआ है, प्लास्टिक का डब्बा हो या फिर बाल्टी हो, ऐसे लगा हुआ है और चलता रहता है और पानी फेंकते रहता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लें कि परंपरागत, यहाँ पर लिख लीजिए पहले परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत में नाम याद कर लीजिए। पहला है मोट, दूसरा है चेन पंप, तीसरा है ढेकुली, और चौथा है रहट लिखिए, रहट। तो इस तरह से ये सारा जो है प्रोसेस है, या तो नदी में लगा रहेगा या फिर कुआं में लगा रहेगा। और ये सारा प्रोसेस, ये जो परंपरागत स्रोत है, ये अलग अलग नाम दे दिया गया है। सिर्फ इसको आप फिगर से, चित्र से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से ये परंपरागत स्रोत से हम लोग सिंचाई करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, परंपरागत स्रोत से आगे बढ़कर के आधुनिक तंत्र की ओर। आधुनिक स्रोत कहिए। अब आधुनिक स्रोत में देखिएगा एक सिस्टम डेवलप होता है, यहाँ पर तंत्र लिख लीजिए, आधुनिक स्रोत या तंत्र। तो आधुनिक स्रोत में आप देखेंगे सबसे पहले छिड़काव यंत्र, पहला छिड़काव यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको हम स्प्रिंकलर कहते हैं। छिड़काव यंत्र या फिर स्प्रिंकलर। इससे क्या होगा कि पाइप के द्वारा पानी जाता है और पौधे के ऊपर स्प्रे होता है, जैसे फुहारा टाइप का ऐसे लगा रहेगा नीचे में, यहाँ से चैनल या पाइप के द्वारा पानी जाता है और ऐसे जो है चारों तरफ पौधा पर छिड़काव होता है। और तो इसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिंकलर।
तो इस तरह से आधुनिक हो गया। दूसरा है, पहला छिड़काव तंत्र हो गया और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम मतलब चैनल, मतलब पाइप ऐसे लगा रहेगा इस तरह से और वहाँ पर कट किया हुआ रहेगा जिससे पानी जाता है, यानी तो ड्रिप सिस्टम जिसको कहेंगे, ड्रिप सिस्टम, और हिंदी में आप इसको ड्रिप तंत्र कहेंगे, ड्रिप तंत्र। तो ये दोनों जो है आप देखेंगे कि सिंचाई के स्रोत हो गए। तो इस तरह से सिंचाई जो है आपको समझ में आ गया कि निश्चित समय अंतराल पर फसल को पानी देना है तो सिंचाई करते हैं। तो निश्चित समय अंतराल पर खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये आप जो पढ़ रहे हैं ये किसानों को बहुत ज़रूरी है जानना कि आधुनिक तौर पे अभी जो सिंचाई का क्या क्या साधन आ गया है, कौन सा स्रोत हो गया है, इसका यूज करके हम लोग जितने पानी की आवश्यकता है पौधा को उतना ही देंगे। अब इस सब सिस्टम का उपयोग करेंगे तो पानी अधिक बर्बाद होगा, इसलिए आजकल हम इस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, आधुनिक सिस्टम का प्रयोग करते हैं, कम पानी में ज़्यादा फसल उगाते हैं। ठीक है, तो चलिए